स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाल विकास विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर पे। मैं हूं मदन लाल, आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 7 का एक दूसरा पार्ट, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको हमारी पृथ्वी के अंदर। जैसे मैं पहले आपको पढ़ा रहा था दोस्तों, तो मैं क्या कर रहा था कि पहले लिखता साथ में ही था और साथ में ही समझाता था, तो इससे क्या है दोस्तों, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता था। इसी कारण मैंने सोचा कि मैं पहले लिख दूँ और बाद में आपको पूरा पाठ का सार यूँ ही समझा दूँ। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा टाइम कम लगेगा और टाइम भी बच जाएगा और हमारा काम जल्दी जल्दी से हो जाएगा। और जो भी आपके समझ में नहीं आए तो मैंने कह रखा है आपको कि कमेंट में ज़रूर लिखना। हाँ तो दोस्तों, मैंने यहाँ दे रखा है कि हमारी पृथ्वी के अंदर, जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें है। जैसे मैं कहूँ आपको कि हमारे मकान के अंदर क्या है, जैसे हमारा घर है तो घर के अंदर क्या क्या होते हैं, तो घर के अंदर हमारे रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं होती है। जैसे पंखा है, टीवी है, सोने के लिए बेड है, ये सभी होते हैं ना। तो इसी प्रकार पृथ्वी के अंदर भी कुछ है। तो पृथ्वी के अंदर कुछ है, जैसे कि पृथ्वी के अंदर खनिज है। पृथ्वी के अंदर खनिज है। खनिज जैसे कि खनिज उन्हें कहते हैं जो पृथ्वी की परत से हम निकालते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं दोस्तों आपको कि खनिज जैसे कि लोहे, उसके बाद ये लोहे की कीले, जैसे सोना है, चांदी है, ये सभी एक खनिज के रूप होते हैं, जिनको मृदा से, जैसे मिट्टी से, जहाँ अंदर से, जहाँ से निकले ना पृथ्वी से, तो इन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इन्हें शुद्ध कर लिया जाता है। अब मैं बताऊं हमारे पृथ्वी के अंदर ये चीजें होती है। तो पृथ्वी के अंदर तीन चीजों में, इसे पृथ्वी की तीन परतें होती है। जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी एक प्याज के समान है। जैसे हम प्याज को दोस्तों क्या करते हैं, प्याज को छीलते जाएंगे, क्या करेंगे, छीलते जाएंगे तो उसके बहुत सारे छिलके होते जाएंगे। इसी प्रकार हम पृथ्वी को क्या करेंगे, खोलेंगे। जैसे पृथ्वी को हम प्याज के समान, प्याज जैसे गांव वालों हो तो कांदा तो समझते होंगे दोस्तों आप, तो कांदा जैसे हम उसको छीलेंगे, क्या करेंगे, उसके छिलके अलग अलग हो जाएंगे। जो पृथ्वी के भी मुख्य रूप से बहुत छिलके, बहुत परतें हैं, पर हम क्या कि मुख्य रूप से तीन परतों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो नंबर एक आ गए परपर्टी, दूसरे आ गए मेंटल और तीसरे आ गए दोस्तों क्रोड। जैसे मेंटल में हमारी बुक में दे रखा है, इसे परपर्टी किसे कहते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत। जैसे कि मैंने यहाँ पे पृथ्वी बना रखी दोस्तों, तो पृथ्वी की मैंने यहाँ ब्लैक ब्लैक के मार्कर से बनाया दोस्तों, ये यहाँ पे है। तो ये क्या पृथ्वी की पूरी परिधि पे आ गई, जैसे यहाँ से लगा के यहाँ तक आ गया पूरा ब्लैक ब्लैक, तो इसे कहते हैं दोस्तों परपर्टी। पृथ्वी की ऊपरी परत, जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, जिसमें मृदा के छोटे छोटे कण होते हैं, और पृथ्वी पर जितनी स्थलाकृतियाँ, जैसे कि मैदान है, पहाड़ है, पर्वत है, नदियाँ है, हिमालय, ये सभी स्थलाकृतियाँ जो पृथ्वी की कौन सी परत में होगी दोस्तों, परपर्टी पर होगी। परपर्टी का मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत। जैसे पृथ्वी है तो ये ऊपर ऊपर की परत है ना, इसे परपर्टी कहा जाता है। इसका एक और नाम दोस्तों यहाँ पे सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, दो खनिज, ये धातुएं होती है, आप आगे जाके पढ़ोगे, पर यहाँ पे इतना याद रख लेना कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दो खनिज धातु के जो हमें मृदा इसकी मुख्य परत में पाए जाते हैं। ये मृदा की ये पट्टी है, यहाँ अपने अपने ऊपर पृथ्वी की परत से यहाँ लगातार पृथ्वी की परत है, जैसे पृथ्वी गोल है। और पृथ्वी के अंदर जाएंगे ना हम दोस्तों, तो हमें 35 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, और उसके बाद ये परपर्टी खत्म होगी दोस्तों। उसके बाद समुद्री तल, समुद्र तो नीचे, समुद्र का पानी नीचे रहता है तो उसकी सतह भी नीचे होगी, तो उसकी सतह नीचे होगी दोस्तों। तो हम उधर उसकी सतह से नीचे जाएंगे ना, तो हमें सिर्फ 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। उसके बाद पृथ्वी की दूसरी नंबर की परत आ जाएगी, जिसे मेंटल कहा जाता है। अब इसे सिलिका भी कहा जाता है, परपर्टी को एल्यूमिनियम भी कहा जाता है। इसमें पृथ्वी की जो समुद्री महासागर है, समुद्री महासागरों में क्या है कि जो महासागर की सतह नीचे, तो वहाँ कौन सा खनिज पाया जाएगा, खनिज जैसे धातु और खनिज एक ही बात है। खनिज है ना, खनिज हम मृदा से निकालते हैं तो अशुद्ध रहता है, क्या होता है वो अशुद्ध होता है, और हम उसे रासायनिक क्रिया द्वारा, जैसे हमें लोहा चाहिए और हमने खनिज निकाला, मृदा से प्राप्त होगा, तो हमने लोहा निकाला और हमने रासायनिक अभिक्रिया की, और रासायनिक अभिक्रिया करके हमें लोहा चाहिए था तो हमने लोहा अलग कर दिया, और अपशिष्ट पदार्थ बचा उसे हमने बाहर निष्कासित कर दिया, बाहर फेंक दिया। ऐसे ये खनिज होते हैं। ये मुख्य रूप से दो धातु खनिज पाए जाते हैं, सिलिका एवं एल्यूमिनियम। इनके आधार पर इन्हें सिलिका या एल्यूमिनियम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इससे समुद्र तल, जैसे महासागर होगा, सबसे दक्षिण अफ्रीका का मैदान गर्द है सबसे नीचा,
उसमें जाएंगे दोस्तों तो वहाँ सबसे नीचे पृथ्वी के समुद्र के तल पर जाएंगे हम, समुद्र तल में जैसे पानी भरे समुद्र में पानी है और पानी समुद्र तल का मतलब जैसे पानी है ना, तो उसके पानी के न्यूनतम नीचे नीचे जाएंगे ना हम, तो उसमें हमें कौन सी खनिज मिलेगा, वहाँ पर मैग्नीशियम नामक खनिज मिलेगा। खनिज का मतलब मैं कह रहा हूँ कि खनिज धातु होती है, धातु तो वो जैसे कि मेरे को मैग्नीशियम चाहिए खनिज, जैसे मैंने मिट्टी में से खनिज निकाला और खनिज में मेरे को मैग्नीशियम ही धातु चाहिए, तो मैं मैग्नीशियम ही बाहर निकालूंगा। समझ में आई बात? आ गई। उसके बाद दूसरे नंबर की आती है दोस्तों मेंटल। इसे मेंटल का एक नाम दूसरी परत है जो पृथ्वी इस परपटी है ना, परपटी से नीचे, अब ये यहाँ से मैंने ये बिंदी बना रखी, डॉट 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 करके बना रखी, और इससे और इस गोले के बीच की, इससे और इस गोले के बीच की दूरी 2900 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 2900 किलोमीटर, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। तो हमें कोई पूछे कि मेंटल पृथ्वी की ऊपरी परत से कितने अंदर तक होती है, तो हमें बताना है दोस्तों कि 2900 किलोमीटर तक होती है नीचे जाने की। जैसे कि आप कह दोगे मैं तो यहाँ ऐसे सीधी दिशा में नाप लूँ ऊर्ध्वाधर, नहीं, हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे। अंदर का मतलब जैसे हम बोरवेल लगाते हैं, बोरवेल देखिए ना हम, तो बोरवेल जैसे वो जाती है ना अंदर, जैसे हम ऐसे सुई की तरह बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रेखा में अंदर जाएंगे ना पृथ्वी के, तो 2900 किलोमीटर जाएंगे। उसके बाद हमें कौन सी परत मिलेगी पृथ्वी की? दूसरे नंबर की परत मिलेगी, जिसका नाम क्या है? मेंटल। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आया। उसके बाद ये पृथ्वी की इसे मेंटल कहा जाता है। ये पृथ्वी की 3 परतों का कितना प्रतिशत होता है? सबसे बड़ी परत इसे ही माना जाता है। किसे माना जाता है? पर मेंटल को सबसे बड़ी परत माना जाता है। 100% में से 84% ये परत होती है। कौन सी होती है? मेंटल होती है। उसके बाद लास्ट सेकंड थर्ड नंबर की क्रोड होती है। क्रोड में कोई धातु नहीं होती है, इसमें कोई कुछ अलग प्रकार की कोई चीजें नहीं होती, वहां पे सिर्फ होता है। तो ये है ना, ये परपर्टी और मेंटल, इन दोनों का क्या होता है? वहां पे दाब लगता है। दाब में कहूँ कि जैसे कि एक बोले, क्या है? बोले, और बोल के अंदर 2 बोले और डाले हमने, और बोल के ऊपर हम जैसे ही वायु दाब लगता है, आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, इसी पार्ट के अगले चैप्टर में वो पढ़ाऊंगा कि दाब कैसे लगता है। तो वो दाब लगेगा तो नीचे वाली वस्तु भी उसमें क्या दबेगी? किन दबेगी? दबेगी। तो ये इनमें क्या होता है कि लास्ट वाली है ना क्रोड, इसमें वह क्या होती है? दबती है। तो यहाँ पर अत्यधिक क्या होता है? तापमान। तापमान का मतलब यहाँ क्या होती है? ज्वालामुखी। क्या होती है? ज्वालामुखी या मेघना। मेघना का मतलब यहाँ पे जैसे कि आपने अग्नि देखी है, अग्नि, तो अग्नि जैसे कि मैं कहूँ कि नदी बहकर आ रही, जो ऐसे जहाँ ज्वालामुखी, जहाँ मेघना फूटता है ना, वहां से ये अग्नि पानी की तरह बहकर बाहर आती है। इतनी गर्मी होती है क्रोड में, इतनी गर्मी होती है क्रोड में। और पृथ्वी की त्रिज्या है, ये याद रख लेना, आप जीके का प्रश्न ये है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6301 किलोमीटर। 1 किलोमीटर नहीं लिखा, सॉरी, मैंने यहाँ पे 6371 किलोमीटर है, 60,377 है। अब उसके बाद में आ जाते हैं हम इधर शेल। तो शेल क्या होते हैं दोस्तों? जो हम प्रकृति में, जैसे प्रकृति में हम कई प्रकार के प्राकृतिक पिंड देखते हैं, प्राकृतिक पिंड देखते हैं। जैसे कि हमने कहीं पे एक चोटी देखी, जैसे हमने कहीं पे पर्वत देखा नहीं देखा, हमने कहीं बालू का मैदान देखा नहीं देखा, तो ये सभी क्या आती है दोस्तों? शेलों के अंदर। शेल का मतलब पर्वत। क्या होता है? सिंपल भाषा में कहूँ कि गांव वाले हो तो यूं समझ जाना, बल्डा। क्या समझोगे? बल्डा। और शेर वाले देख रहे हो वीडियो तो आप समझ जाना कि पर्वत की बात कर रहे हैं सर। ये हो गई। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि शेल किसे कहते हैं, क्या रहा कि शेल का मतलब बल्डा होता है, जो प्रकृति पर कई प्रकार की स्थलाकृतियां होती है, जैसे बालू का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके बाद पर्वत जैसे पत्थर का भी हो सकता है ना, तो इसे शेल कहा जाता है। शेल 3 प्रकार की होती है। शेल एक तो आग्नेय शेल होती है, उसके बाद अवसादी शेल होती है, और उसमें के बाद कायांत्री शेल होती है। और आग्नेय शेल इसे अंग्रेजी में इग्नियस कहा जाता है, अवसादी शेल को सेडिमेंट्री कहा जाता है, कायांत्री शेल को मोटाफेरिक्स कहा जाता है। अब इन दोनों का शाब्दिक अर्थ है, ये दोनों लैटिन भाषा से लिए गए और एक ग्रीक भाषा से लिया गया। तो ये आग्नेय का मतलब यहाँ हमें यूं लग रहा है कि अग्नि है, तो ये शेल कैसे बनी होगी? अग्नि से बनी होगी। कैसे बनी होगी? आग्नेय शेल कैसे बनी होगी? जैसे ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी मेघना, जैसे मैंने कहा ना, एक पानी जैसे निकलेगा, अग्नि निकलेगी पिघली हुई। क्या निकलेगी? अग्नि निकलेगी पिघली हुई। तो वो क्या होगी कि पृथ्वी के वातावरण में आएगी, बाहर आई तो पृथ्वी के वातावरण में आए, पृथ्वी के वातावरण में आए तो वो क्या हो जाएगी? हवा के कारण, मृदा के कारण, पानी के कारण क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। था नहीं बोली? चलो
क्या हो जाएगी? वो ठंडी हो जाएगी। इसे अग्नि से बनी हुई पहले बनेगी। कौन सी शेल बनेगी? पृथ्वी से जैसे लावा निकला, लावा ज्वालामुखी मेघना जो पृथ्वी से निकला लावा, मैंने कहा ना कि एक नदी मान लो और उसमें अग्नि प्रवाहित हो रही है, बह जा रही है, वो समझ लो। तो जैसे बाहर निकला तो कौन सी शेल बनेगी? सबसे पहले आग्नेय शेल बनेगी। आया समझ में? आया। इसे अंग्रेजी में एग्नेस कहा जाता है। इसका लैटिन भाषा शब्द है जिसे अग्नि, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। अग्नि का मतलब आप सभी समझते हो, आग, सिंपल है। उसके बाद अवसादी सेल है, इसे सेडिमेंट्री कहा जाता है। इसका मतलब ये एक ही स्थान पर स्थिर रहती है। इसका लैटिन भाषा, ये भी लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्थिर। स्थिर का मतलब जैसे मैं कहूँगी ये, तो मैं ये यहाँ पे ये बोर्ड क्या है, जैसे हमने ये व्हाइट बोर्ड मार्कर लगा रखा है हमने लिखने की, तो ये एक ही स्थान पर स्थिर है। जैसे अवसादी शेल बनेगी ना तो एक ही स्थान पर क्या होगी? स्थिर होगी। जैसे वो शेल थी तो वो क्या काय से बनी? ज्वालामुखी मेघना से बनी। तो वो क्या कि बहकर जा रहा था, तो उससे हवा के संपर्क में आया तो वो ठंडी होकर रुक गई, तो वहां पे शेल बन गई और वो बन गए और रुक गई। उसका फिर नाम दूसरा आ जाएगा, उसमें नीचे वाले कैटेगरी में आ जाएगी। कौन सी शेल में आ जाएगी? अवसादी शेल में आ जाएगी, जिसे सेडिमेंट्री कहा जाता है। जिसे लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है स्थिर। स्थिर का मतलब रुका हुआ, सिंपल है। समझ में आया? आ गया। उसके बाद इन दोनों से, इसके बाद फिर यही रूप परिवर्तन में आ जाएगा। जैसे कायंत्री शेल, तो इन दोनों का रूप परिवर्तन होगा तो उसके बाद कायंत्री हो जाएगी। इसे इंग्लिश में कहता है मेटारोफिक कहा जाता है, मेटोमोरिफिक कहा जाता है। इसका अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब जैसे कि ये दोनों शेल है, उसके बाद ये क्या होगी? फिर जैसे मिट्टी बन गए, अवसाद बन गए। अवसादी शेल के बाद अवसाद, तो अवसाद किसे कहते हैं? अवसाद आपके इसमें चैप्टर में दे रखा है अलग से, तो मैं बता दूं कि अवसाद जैसे कि पानी के कारण, क्या एक तो पानी के कारण और हवा के कारण, जो ये हमारी शेल होती है, मिट्टी होती है, जैसे पत्थर के टुकड़े होंगे, तो हवा के कारण किसी पर्वत से गुड़के क्या हुए? गुड़के या वहां से गगड़े, अपने हमारे गाँव वाले लोग तो वहां से गुड़के या गगड़े, तो वहां से वो क्या होंगे? टूटेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े होंगे। तो उस मिट्टी का या उस पत्थर का जो भी था उसका अवसाद छोटे छोटे टुकड़ों में रूप परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो उसे क्या कहेंगे हम? अवसाद कहेंगे। क्या कहेंगे? अवसाद। तो अवसादी शेल के बाद क्या आएगा? अवसाद आएगा और वो आ जाएगा और मिट्टी मिट्टी बन गई और मिट्टी बन जाएगी। उसके बाद फिर वायु दाब लगेगा। क्या होगा? वायु दाब लगे और वायु दाब के फिर ठोस परत बन जाएगी और फिर ठोस बन जाएगी और फिर पृथ्वी के अंदर आंतरिक गति होगी और आंतरिक गति होगी तो फिर मेघना बनेगा और फिर आग्नेय शेल बन जाएगी और ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसे शेल चक्र कहा जाता है। अब आ जाओ इसे सेकंड चैप्टर पर। अब बाह्य भेदी और अंतर्वेदी शेल, तो ये आग्नेय शेल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। सिंपल है, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है इसमें। सिंपल ये है कि बाह्य वेदी का मतलब बाहर की बात कर रहे हैं और अंतर्वेदी का मतलब अंदर की बात कर रहे हैं। तो मैं कहूँ आपको कि जैसे कि ये यहाँ से मेघना निकला है, ऐसे पर्वत ऐसे होता है। पृथ्वी है, पृथ्वी के कहीं पे फूटेगा तो मेघना का मतलब आप समझते हो ज्वालामुखी। मैंने बताया कि पिघला हुआ आग क्या निकलेगी वहां से? पिघली हुई आग। जैसे कि पानी निकलता है नदी में से, वैसे निकलेगी आग। क्या निकलेगी? आग निकलेगी। तो ऐसे यहाँ से ऐसे निकलेगी वो, तो यहाँ से मेघना निकले, यहाँ से मेघना निकला यहाँ से, तो ऐसे निकली ना, तो ये जो बाहर निकल गए, क्या निकल गए? बाहर निकल गए, तो वो कौन सी सेल में आ जाएगी? बाह्यवेदी सेल में आ जाएगी। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। उसके बाद जो अंदर रह गई, क्या हो गई? जो पृथ्वी के अंदर ही रह गई, जो पृथ्वी थी यहाँ रह गए अंदर और वहीं पे जम गई। क्या हो गई? वहीं पे जम गई या वहीं पर ठंडी हो गई, तो उसे अंतर्वेदी सेल के नाम से जाना जाता है। सिंपल है कि नहीं? कितना सिंपल बताया मैंने आपको। सिंपल है, ये यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इसे क्या आग्नेय सेल को दो भागों में बांटा गया है, बाह्यवेदी सेल और अंतर्वेदी सेल। अंतर्वेदी सेल जहाँ मेघना ठंडा होकर वहीं जम जाता है और बाहर आके जो आग्नेय सेल का प्रमुख रूप ले लेती है उसे बाह्यवेदी। जो बाहर जाके ठंडी होगी वो बाह्यवेदी और जो अंदर आके ठंडी होगी ज्वालामुखी मेघना वो अंतर्वेदी। नहीं आया हूँ अभी नहीं आया अभी। आशा करता हूँ आपके भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद शेल चक्र, उसमें आपके इसमें दे रखा है शेल चक्र किसे कहते हैं। तो शेल चक्र ऐसे सिंपल है दोस्तों, ज्यादा है आपको दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूँ ये मेघना है, तो मेघना में यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया, मैंने आपको यहाँ समझाया कि जैसे कि ये पृथ्वी के अंदर से कोई वस्तु ऐसे निकली,
तो यहाँ से मेघना निकला। क्या निकला? मेघना। ये मेघना निकला। तो ये यहाँ पे बना रखा मैंने। तो यहाँ से क्या निकला? ये मेघना निकला। क्या से? पर्वत से निकले, कहीं से भी निकला। आप मैं तो ऐसे बना रहा हूँ पर आप समझ जाना कि यहाँ से क्या निकला? मेघना। मेघना मतलब ज्वालामुखी। मेघना का मतलब आप यूँ समझ जाओ कि नदी में से पानी की जगह, पानी के स्थान पर क्या बहकर आ रही है? अग्नि। अग्नि से बाहर आ रही है ज्वालामुखी, इसे कहते हैं ज्वालामुखी। तो ये जैसे यहाँ से आई बाहर, यहाँ से बाहर आई पृथ्वी के अंदर से बाहर आई, तो सिंपल ये बाहर आई। ये तो इसमें तो कोई लोड वाली बात है नहीं, सिंपल ये बाहर आ गई। उसे बाहर आई तो वो सबसे पहले कौन सी शेल का रूप लेगी? आग्नेय शेल का। कौन सा शेल का रूप लेगी? आग्नेय शेल का। सिंपल है। जैसे वहां से पृथ्वी से मेघना निकला, पृथ्वी से बाहर क्या निकला? मेघना निकला। और वो वायु के संपर्क में आया, पृथ्वी की हवा के संपर्क में आया तो वो ठंडा हो गया। वो ठंडा होने के कौन सी शेल के रूप में वो परिवर्तन हो गया? वो आग्नेय शेल। शेल का मतलब दोस्तों पर्वत, पहाड़, पठार, तलछट, नदियों का मैदान, डेल्टा वेल्टा, ये सभी आ गए शेलों में। शेल का मतलब यही है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है जो मैं आपको समझा। तो आपकी बुक में तो ऐसे लिख रखा है कि प्रकृति पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। तो कैसे समझा तुम्हें? तो परिभाषा है, तो परिभाषा आप वो रट ले, वो तो सिंपल है, मैं सिंपल फंडे से बता रहा हूँ, आप ये समझ लेना। तो यहाँ से बाहर निकली तो आग्नेय शेल का रूप ले लेगी। काय का रूप ले लेगी? जैसे निकली वो ठंडी हुई हवा के संपर्क में आई और बन गई तो वो कौन सी शेल हो गई? आग्नेय शेल हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। उसके बाद इसका थोड़ा रूप परिवर्तन होगा। क्या होगा? उसका थोड़ा सा रूप परिवर्तन। पानी गिरेगा उसके ऊपर में, हवा आएगी तो उसका थोड़ा बहुत तो वहां से अपर्दन होगा। अपर्दन का मतलब उस स्थान से थोड़ा थोड़ा तो खसकेगा ना, वहां से कुछ मिट्टी, पत्थर, कंकड़ वंकड़ सब क्या हो गए उधर से जाएंगे, खसक के जाएंगे ना, तो वो कहाँ जाएंगे? अवसाद में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? अवसाद। तो अवसाद वही उसी का रूप है। तो ये कायंत्री सेल के बाद कौन सी सेल बन जाती है? अवसादी सेल बन जाती है। कौन सी सेल बन जाती है? अवसादी सेल बन जाती है। ये आग्नेय और अवसाद ये इसलिए लिखा है मैंने कि जैसे कि वहां से शेल में से वो कंकड़ पत्थर वहां से गिरी, क्या हुए? गिरे, पानी के माध्यम से गए, हवा के माध्यम से गए, तो वो क्या वहां से गिरेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? बोलो उतर, होंगे कि नहीं होंगे? ये तो होंगे। तो वो जैसे मैं कहूँ कि एक ईंट फेंकी मैंने तो उसके कितने टुकड़े होते जाएंगे? छोटे छोटे। तो वो क्या हो जाएगा? उसका अवसाद हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, उसका छोटा छोटा टुकड़ा होते जाएंगे, है ना। उसके बाद इसका रूप परिवर्तन होगा उसका, तो सेल कौन सी बन जाएगी? अवसादी सेल। तो पहले आग्नेय मेघना से क्या बनी? मेघने का मतलब मैंने बहती हुई नदी जो आग की बहती हुई हो, समझ में आए? उसके बाद सबसे पहले कौन सी सेल बनेगी? आग्नेय। उसके बाद अवसादी के बाद अवसाद, है ना, अवसाद और अवसादी, है ना। उसके बाद ये बन गए ना तीनों, तो क्या होगा कि वायुदाब आएगा, वायुदाब आएगा, पानी पड़ेगा तो मिट्टी का रूप ले लेगी ना। अवसादी बिल्कुल मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी ना, तो मिट्टी क्या होगी कि पानी गिरा, क्या हुआ? पानी गिरा, वायुदाब लगा, उसके बाद सूर्य की किरणें आई तो पानी सूख गया और वायुदाब लगा, तो वह मिट्टी क्या हो जाएगी? जमती जाएगी। क्या होगी? जमती जाएगी। तो उसकी कठोर परत बन जाएगी, फिर चट्टान बन जाएगी, और चट्टान के अंदर फिर वही मेघना वाली प्रोसेस हो, फिर वैसे ही फिर मेघना बाहर निकलेगा और फिर ठंडा होगा तो कौन सी सेल बन जाएगी? आग्नेय सेल बन जाएगी। उसके बाद अवसादी सेल बन जाएगी, उसके बाद अवसादी, उसके बाद कायंत्री। समझ में आए? इससे इस पूरी ये है ना, ये बॉक्स बना रखा है ना मैंने, इसे शेल चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेल चक्र कहा जाता है। उसके बाद कोई रह गया हो, जैसे मैंने कहा था कि मैं जीवाश्म आपको बताऊं, तो जीवाश्म जैसे कि ये पृथ्वी, अभी हाल ही में पृथ्वी आप सब पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? पहचानते हैं कि पृथ्वी गोल है, इस पे वो है फलाना है ढींगा है, आप समझते हो? नहीं समझते हो तो कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। तो आप समझते हो? तो जैसे कि अब मैं बता रहा था जीवाश्म, तो जीवाश्म जैसे आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनी होगी कि जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी गैस, जीवाश्मी पेट्रोल, जीवाश्मी डीजल। तो जीवाश्मी है क्या साला? मैं आपको आज बताऊंगा। आप आज के बाद आपको कहीं पे जीवाश्मी ढूंढने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हुआ दोस्तों कि एक टाइम पे जैसे पृथ्वी पर प्रलय आ गई। प्रलय का मतलब कि पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ, भूकंप आई, ज्वालामुखी फटी या अतिवृष्टि हुई, कुछ भी मान लो आप, बाढ़ आई, तो क्या हुआ कि हम मानव क्या हुए? मानव तो समझते हो आप, मानव, जीव जंतु, मानव और जीव जंतु, उसके बाद पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधे, तो ये सब क्या हो गए? मिट्टी के अंदर दब गए। क्या हो गए?
मिट्टी के अंदर दब गए और कई लाखों वर्ष लग गए। क्या हो गए? कई लाखों वर्ष लगने के बाद ये क्या है कि कोई तो डीजल में परिवर्तन हो गया, कोयले में परिवर्तन हो गया, तो उनका कुछ अलग परिवर्तन हो गया। जो लाखों वर्ष में पेड़ पौधे जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है ना उसमें दबे तो उनका परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? हमारे शरीर का रासायनिक अभिक्रिया हुई, अंदर कोई प्रक्रिया हुई तो उससे हमारे शरीर का परिवर्तन हो गया। तो हमारे शरीर से पेट्रोल बना होगा, हमारे पेड़ पौधे से कोयला बना, ये बना ना, तो इसे कहा जाता है सिंपल शब्दों में जीवाश्मी ईंधन। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्लास में सभी समझ में आया होगा, और जो समझ में नहीं आया आपको वो कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे कि इसने मैंने पहले इसलिए लिखा कि टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने आपको ये यहाँ पे लिखा। ये सिंपल है, आपको याद कर लेना, और इसका मैं थोड़ी देर के लिए साइड में हो जाऊं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सिंपल है, ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ये पूरा आ गया उसमें